मैंने आपको तलपट के बारे में बताया था और तलपट का आपको एक क्वेश्चन बताया था। तलपट का एक और आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसमें देखो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तो आपके ये होता ही है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट, खाते का नाम, एलएफ, लेजर फोलियो यानी कि खाता बही की पृष्ठ संख्या, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में जो मदे दे रखी है तो मैंने अमाउंट इसके अंदर लिख दिया है। अपने को लिखना तो डेबिट और क्रेडिट में है, लेकिन अपने को पहचान करके कौन सी मद है इसमें तो के लिए नाम ही आएगा। अमाउंट जो है वो या तो डेबिट में आएगा या फिर क्रेडिट में आएगा। अब हमारे को डिसाइड करना है कि कौन से खाते का बैलेंस है वो डेबिट में आता है, कौन सा क्रेडिट में आता है। तो देखो इसमें सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के लिए मैंने आपको बताया था, स्टॉक जो होता है प्रारंभिक रहतिया हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि बचा हुआ जो माल होता है वो हमारे पास मौजूद होता है। स्टॉक को हमेशा डेबिट ही किया जाता है, इसलिए इसका अमाउंट है वो किस साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड में। इस 30,000 रुपये को हम किस साइड में दिखा देंगे, डेबिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, यानी कि इसमें से हम जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं उस मद को हम मिटाते जाएंगे या बाद में मिटा देंगे। पहले क्या है, ये क्वेश्चन के मैंने बता दिया कि ये संख्या है, इनको डेबिट और क्रेडिट में दिखाना है। इसके बाद में देखो आपके परचेज अकाउंट। परचेज का अमाउंट दे रखा है 57,500 और परचेज के लिए मैंने बताया था माल अगर क्रय किया जाता है तो हमेशा डेबिट किया जाता है। परचेज को हम डेबिट करते हैं, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, इसलिए परचेज को हमेशा डेबिट किया जाता है। इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे 57,500 रुपये। इसके बाद में देखो आपके सेल्स अकाउंट। सेल्स, माल का विक्रय करने पर जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। सेल्स को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, इसलिए इसका अमाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा 80,500 रुपये। सेल्स के बाद में फिर देखो आपके कैपिटल। व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। आपने एंट्री में देखा होगा कि व्यापार प्रारंभ करने पर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए कैपिटल को भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये 13,000 रुपये है, क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल के बाद में फिर देखो आपके क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हम किसको कहते हैं इसके बारे में मैंने बताया था, जिन व्यक्तियों या संस्थाओं से व्यापारी के द्वारा माल क्रय किया जाता है वो लेनदार कहलाते हैं। और जैसे हमने उधार माल खरीदा है तो हम क्या करेंगे, परचेज को डेबिट कर देंगे, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, यानी कि क्रेडिटर्स को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, इसलिए इसमें भी क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे इसको 19,295। इसके बाद में है आपके सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के लिए पहले बताया था, विक्रय किया हुआ माल यदि वापस आ जाता है तो माल हमारे पास वापस आ गया है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, इसलिए 3,000 रुपये को हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में देखो आपके बैंक लोन। बैंक से यदि लोन लिया जाता है तो बैंक लोन को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि बैंक से लोन लेने पर बैंक हमारा लेनदार हो जाता है और लेनदार हो जाता है तो देने वाले को क्रेडिट करो। ठीक है, तो बैंक लोन है वो क्रेडिट हो जाता है, तो इसलिए बैंक लोन को हमेशा क्रेडिट करेंगे। 7,500 रुपये क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में दे रखा है बीआर। बीआर का पूरा नाम बोलता है बिल्स रिसीवेबल, यानी कि बिल इसमें लिखा जाता है। यदि हमने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा है तो चेक की जगह बिलों का इस्तेमाल होता है, इसमें बिल लिख दिया जाता है और उसमें क्या है, व्यक्ति की स्वीकृति ले ली जाती है कि वह उसका भुगतान कब करेगा। तो उसमें तारीख वगैरह लिख करके उसमें साइन करवा लिए जाते हैं, तो वो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है और ये हमारी संपत्ति मानी जाती है, क्योंकि इसमें हमारे को पैसा मिलने वाला होता है, इसलिए बीआर को हमेशा डेबिट किया जाता है। तो 1,000 रुपये है, ये आपके डेबिट हो जाएगा। इसके बाद में देखो आपके परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न यानी कि खरीदा हुआ माल वापस कर दिया है तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है। तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, तो परचेज रिटर्न को इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। पिछला हमने जो किया था क्वेश्चन उसमें भी आपके परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की मदद आई थी। इसके बाद में है आपके डेटर्स। डेटर्स के बारे में पहले मैंने बताया था, जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है
वो व्यक्ति या संस्था हमारे देनदार कहलाते हैं। तो पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले को डेटर्स हमारे देनदार होंगे, तो डेटर्स को हम डेबिट करेंगे, तो डेबिट साइड में दिखा देंगे इसका अमाउंट 12,500। इसके बाद में देखो आपके मशीनरी, जितनी भी स्थायी संपत्तियां कहलाती है, फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्थायी संपत्ति, क्योंकि ऐसी संपत्तियों को हम इंग्लिश में बोलते हैं एसेट्स। लंबे टाइम के लिए ये संपत्तियां व्यवसाय में काम आती है, लंबे समय के लिए काम आती है, तो स्थायी संपत्तियां होती है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल। और ये संपत्तियां खरीदी जाती है, तो खरीदने पर हम इनको क्या करते हैं, डेबिट। जैसे मशीनरी खरीदी तो डेबिट करेंगे, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। यानी कि एसेट्स डेबिट होती है, इसलिए इनको भी हम डेबिट कर देंगे। मशीनरी है 5,500, तो इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे। और ये आपके बिल्डिंग जो दे रखी है, इसको भी हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये भी स्थायी संपत्ति है, इसको भी हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में दे रखा आपके रेंट पेड, किराया चुकाया। किराया चुकाया खर्चा हो गया, और खर्चों के लिए मैंने बताया था जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं या हानियाँ होती है, उन सबको हम डेबिट करते हैं। तो रेंट हमने किराया चुकाया, हमारे लिए हानि है, खर्चा है, तो खर्चे को हम डेबिट करेंगे, तो 1,500 रुपये डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में देखो आपके इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक से लोन लिया जाता है, तो बैंक उस लोन के ऊपर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, और ब्याज का यदि भुगतान किया जाता है तो व्यापार के लिए क्या है, वो खर्चा, और खर्चों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है 500 रुपये, इसको भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसके बाद में दे रखा है कमीशन रिसीव, कमीशन प्राप्त किया। कमीशन यदि प्राप्त किया है तो हमारे लिए आय हो गई है, और जितनी भी इनकम होती है, आय प्राप्त होती है, उन सबको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कमीशन रिसीव्ड का अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे आपके 1,855 रुपये। बाद में आपके बैड डेट्स, डूबत ऋण। डूबत ऋण के बारे में बताया था, अगर देनदारों से उधार राशि वसूल नहीं होती है तो वो बैड डेट्स कहलाती है। व्यापार के लिए क्या है, लॉस, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो 200 रुपये इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे। तो बैड डेट्स का अमाउंट हमेशा डेबिट साइड में दिखाया जाता है। कैश बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस होता है, हमेशा डेबिट होता है, तो इसको कैश बैलेंस है 6,750 रुपये, इसको भी हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में आता है ड्राविंग्स, आहरण, निजी प्रयोग के लिए या पर्सनल यूज के लिए व्यापारी द्वारा अगर व्यापार से कुछ पैसा या माल निकाला जाता है तो ड्राविंग्स होता है, और एंट्री में हम ड्राविंग्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए ड्राविंग्स भी इसमें क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 2,500 रुपये। इसके बाद में दे रखा है बीपी। बीपी का मतलब बिल्स पेएबल, हमारे जो लेनदार है अगर हमारे से बिल लिखवा लेते हैं पेमेंट के लिए, तो हम बिल का पेमेंट करते हैं, तो बीपी हमेशा क्रेडिट होता है। पूरा नाम क्या बताया मैंने, बिल्स पेएबल। तो 1,250 रुपये ये आपकी क्रेडिट साइड में, तो ये आपके मदे आ गई है। अब हम इसका टोटल लगाएंगे, तो टोटल आपके बराबर आना चाहिए, क्योंकि बराबर आना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारे से लेखा पुस्तकों में कोई अशुद्धि नहीं हुई है। और एक मुख्य उद्देश्य तो तलपट का यही होता है कि लेखा पुस्तकों में हुई अशुद्धि को मालूम करने के लिए ही तलपट तैयार किया जाता है। और इसका पता कैसे लगता है, जब तलपट के दोनों पक्षों का टोटल बराबर आ जाता है। जब बराबर आ जाता है तो ही माना जाता है कि हमारे से लेखा पुस्तकों में गलती नहीं हुई है। देखो टोटल लगाने से पहले ये मदें हमने जो लिखी थी, ये केवल क्वेश्चन के हिसाब से लिखी थी कि इनका अमाउंट कितना है, डेबिट में क्रेडिट में कितना आएगा, तो ये तो अपने को मिटा देना है, ये अपने को इसमें नहीं लिखना है, तो इसको मिटा देंगे, क्योंकि इससे क्या हमारे को ये आसानी रही है कि इसका अमाउंट इतना है, तो डेबिट में कितना दिखाना था और क्रेडिट में कितना दिखाना था। तो ये आपके मदे सारी कंप्लीट हो गई है। और इसका टोटल लगा रहे हैं तो इसका देखो टोटल है आपके बराबर आ रहा है 1,25,900 रुपये। 1,25,900 रुपये इनका दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे से लेखा पुस्तकों में गलती नहीं हुई है। अच्छा, ये आपके क्वेश्चन हो गया।
मैंने आपको तलपट बताया था कि तलपट बनाने के जो 3 उद्देश्य होते हैं, उन 3 उद्देश्य में एक मुख्य उद्देश्य होता है लेखा पुस्तकों में हुई गणितात्मक अशुद्धि को मालूम करना, जिसके लिए हम तलपट तैयार करते हैं कि हमारे से गलती तो नहीं हुई है, और उसका पता हमारे को लगता है कि गलती हुई है या नहीं है तलपट के टोटल से। तलपट का टोटल बराबर आ जाता है डेबिट और क्रेडिट का, तो ये माना जाता है कि हमारी लेखा पुस्तकों में अशुद्धि नहीं हुई है, और नहीं आता है तो इसका मतलब गलती हुई है। लेकिन क्या वाकई ऐसा सही है? ऐसा नहीं। कई बार ऐसे होता है कि तलपट के दोनों पक्षों का टोटल बराबर आने के बावजूद भी लेखा पुस्तकों में अशुद्धि रह जाती है। यानी कि तलपट के दोनों पक्षों का मिलान इस बात का एकाट्य प्रमाण नहीं है कि लेखा पुस्तकों में कोई अशुद्धि या गलती नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सी ऐसी अशुद्धियां ऐसी होती है जिनके होने के बावजूद भी तलपट का टोटल बराबर आ जाता है। तो ऐसी कौन सी अशुद्धियां हैं जिनके होने के बावजूद भी तलपट के दोनों पक्षों का जो टोटल है बराबर आ जाता है? जैसे क्षतिपूरक अशुद्धि। क्षतिपूरक अशुद्धि में क्या होता है कि जिसमें एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि के प्रभाव को छुपा लेती है। ठीक है, जैसे हमारे को क्या है, इसमें ये अमाउंट था आपके, कोई भी देख लो, जैसे हमारा कोई डेटर्स देनदार था और डेटर्स के खाते में जैसे मान लो कि एक व्यक्ति था आपके श्याम, ठीक है, और एक था सुंदर। ठीक है, इसमें श्याम के खाते में हमारे को क्या है 1000 रुपए लिखने थे डेबिट साइड में। हमने क्या कर दिया, गलती से उसके खाते में कितने लिख दिए, 10,000 रुपए लिख दिए। 1000 की जगह इसके खाते में कितने लिख दिए, 10,000 रुपए लिख दिए। अच्छा, सुंदर के खाते में भी डेबिट करना था, इसके खाते में डेबिट करने थे 10,000, हमने गलती से कितने कर दिए, 1000 रुपए। तो देखो टोटल बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें श्याम के खाते में 9,000 रुपए की गलती हुई थी, 9,000 रुपए हमने ज्यादा लिख दिए, तो दूसरे खाते में उतनी गलती कर दी, इसके खाते में 10,000 की जगह 1,000 लिख दी, यानी कि 9,000 रुपए का डिफरेंस खत्म हो गया। इसमें जितने हमने ज्यादा लिखे थे उतने इसमें कम कर दिए। तो एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि के प्रभाव को छुपा लेती है, तो ये कहलाती है क्षतिपूरक अशुद्धि। अब ऐसी अशुद्धि अगर होती है तो तलपट का योग है बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर इसमें हम अलग राशि लिखते, इसमें अलग राशि होती तो हमारा टोटल बराबर नहीं आता। लेकिन जितनी गलती इसके खाते में हुई थी उतनी गलती दूसरे खाते में हो गई, इससे क्या है, इसके तलपट के टोटल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और तलपट का योग मिल जाएगा। ये कहलाती है क्षतिपूरक अशुद्धि। कुछ अशुद्धियां ऐसी भी होती है, हिसाब की अशुद्धियां। हिसाब की अशुद्धियां क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि 1000 रुपए हमारे को लिखने थे, राम को हमें 1000 रुपए का माल बेचा। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, राम अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपए से। हमने क्या है, दोनों राम और जो विक्रय खाता जब लेजर बनाया, हमने दोनों में 10,000 रुपए लिख दिए, तो दोनों का टोटल बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक में हमने गलती की उतने में दूसरे में भी हमने उतनी गलती कर दी। तो हिसाब की गलती ऐसी होती है, हिसाब की अशुद्धियाँ। ऐसे ही सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, लेखा पुस्तकों के नियमों के अनुसार हम खाते तैयार नहीं करते हैं, पुस्तकों के नियमों के अनुसार हम खाते तैयार नहीं करते हैं, लेकिन राशि हमने सही लिखी है तो तलपट का योग बराबर आ जाएगा। तो ऐसी कई ऐसी अशुद्धियाँ होती है जिनके होने के बावजूद भी तलपट का योग बराबर आ जाता है। तो तलपट का इसका मतलब है कि तलपट का योग बराबर आना या मिलना इस बात का प्रमाण नहीं है कि हमारे से लेखा पुस्तकों में कोई अशुद्धि नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसी कोई अशुद्धि हो जाती है तो ऐसी अशुद्धियों को ढूंढा जाता है, फिर मालूम किया जाता है और फिर उन गलतियों को दूर किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, अशुद्धियों का संशोधन हम कैसे करते हैं, एरर्स जो होती है और उनका संशोधन, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, तो ये टॉपिक हम बाद में करेंगे। इससे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें तो देखो तलपट का योग बराबर आ गया, कई बार तलपट का योग बराबर नहीं आता है। नहीं आता है तो हम क्या करते हैं,
तो उसके लिए हम ये टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे।